हाल ही में न्यूयॉर्क टाइम्स के सैटेलाइट इमेजरी के विश्लेषण से पता चलता है कि चीन अपने सिचुआन प्रांत में स्थित परमाणु संबंधित ठिकानों के आधुनिकीकरण और उनके विस्तार की योजना पर काम कर रहा है। अगर हम सिचुआन प्रांत की स्थिति को देखें तो ये भारत के अरुणाचल प्रदेश से बहुत कम दूरी पर स्थित है। सिचुआन की स्थिति आपको सामान्यतः यहाँ पर देखने को मिलेगी और ये अरुणाचल प्रदेश है। अरुणाचल प्रदेश से इन परमाणु ठिकानों की जो दूरी है वो लगभग 800 किलोमीटर के आसपास है। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह है कि सिचुआन प्रांत में स्थित जो परमाणु संबंधित ठिकाने हैं, अगर उनके विस्तार की योजना है, उनके मॉडर्नाइजेशन की चीन की योजना है, तो भारत को भी इस रणनीति का मुकाबला करने के लिए अपनी रणनीति में बदलाव करने होंगे। इसलिए ये खबर विशेष रूप से महत्वपूर्ण हो जाती है। अगर हम दुनिया भर में वॉरहेड्स की स्थिति को देखें, न्यूक्लियर वॉरहेड्स की स्थिति को देखें, तो चीन 2026 की शुरुआत में तीसरे स्थान पर है और एक अनुमान के अनुसार उसके पास लगभग 600 वॉरहेड्स हैं। सबसे ज्यादा वॉरहेड्स किसके पास है? रशिया के पास है। रशिया के पास वॉरहेड्स की संख्या लगभग 5580 है रशिया के पास। दूसरे नंबर पर यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका है जिसके पास लगभग 5225 न्यूक्लियर वॉरहेड्स हैं और तीसरे नंबर पर 600 वॉरहेड्स के आसपास चीन के पास है। चौथे नंबर पर फ्रांस आता है। फ्रांस के पास वॉरहेड्स की संख्या कितनी है? न्यूक्लियर वॉरहेड्स की लगभग 290 है और यूनाइटेड किंगडम के पास लगभग 225 है। वहीं अगर आप भारत और पाकिस्तान की बात करें तो इंडिया के पास न्यूक्लियर वॉरहेड्स की संख्या लगभग 172 मानी जाती है और पाकिस्तान के पास लगभग 170 मानी जाती है। इस प्रकार से चीन न्यूक्लियर वॉरहेड्स के मामले में तीसरे नंबर पर है। और अगर चीन अपने परमाणु ठिकानों या परमाणु संबंधित ठिकानों के विस्तार की आधुनिकीकरण की योजना बना रहे हैं, तो इसका मतलब क्या है? एक अनुमान के अनुसार वर्ष 2030 तक चीन के पास लगभग 1000 वो न्यूक्लियर वॉर हेड्स हो सकते हैं। आप ये भी जानते हैं कि जो न्यू स्टार्ट संधि है उसकी हाल ही में अवधि समाप्त हुई है और ये अंतिम परमाणु हथियारों पर नियंत्रण लगाने वाली अंतिम संधि थी जो यूएस और रशिया के बीच स्थित थी। अब कोई ऐसी संधि मौजूद नहीं है। अमेरिका का यह भी मानना है कि अगर हम किसी भी तरह की नई संधि की अपेक्षा करते हैं तो उस नई संधि में चीन का होना भी जरूरी है, क्योंकि चीन के पास भी परमाणु वॉरहेड्स की संख्या जो है वो बहुत ज्यादा है। तो इस संदर्भ में हालांकि चीन ने अभी इस तरह की किसी तरह की इच्छा को प्रस्तुत नहीं किया है, लेकिन आप देख सकते हैं कि चीन के पास अगर वॉरहेड्स की संख्या ज्यादा है और वो अपने परमाणु कार्यक्रम को विस्तार कर रहा है, उसका आधुनिकीकरण कर रहा है, तो इसका भारत के लिए एक रणनीतिक प्रभाव भी हो सकता है। और भारत की रणनीति क्या होनी चाहिए यह आपको जानना बेहद इंपॉर्टेंट है। चीन के वे स्थान कौन से हैं जहां पर वो अपने परमाणु विस्तार की योजना जो कर रहा है वो संभावित है, क्योंकि ये सारी चीजें सैटेलाइट इमेजरी के माध्यम से विश्लेषित की गई है, इसलिए संभावना के तौर पर ही हम इसका विश्लेषण करेंगे और भारत की क्या रणनीति होगी वो भी जानेंगे। लेकिन उससे पहले इस बात को विशेष तौर से ध्यान में रखिएगा कि दृष्टि संस्थान ने आपकी जीएस की तैयारी को पूरी तरह से कराने के लिए आप घर बैठकर ही जीएस की तैयारी कर सके, इस बात को ध्यान में रखते हुए एक कोर्स लॉन्च किया है, जीएस स्टूडियो फाउंडेशन लाइव ऑनलाइन कोर्स। ये मात्र 24,999 में आपकी जीएस की तैयारी को मात्र 14 महीने में पूरा करा देगा। और इसकी सबसे खास बातों में शामिल है कि इसको करने के बाद जब आप दृष्टि संस्थान की किसी भी शाखा में जाएंगे और जीएस फाउंडेशन ऑफलाइन बैच में एडमिशन लेंगे तो ये सारी फीस वहां पर एडजस्ट होगी, यानी एक तरह से ये कोर्स आपको फ्री में पड़ जाएगा। इसके संबंध में जो बैच है वो आपको हिंदी, इंग्लिश और इंग्लिश तीनों में ही उपलब्ध होंगे। इंग्लिश के बैच में हिंदी और इंग्लिश दोनों में चीजें समझाई जाएंगी, नोट्स उपलब्ध होंगे इंग्लिश में। 2 वर्षों तक करंट अफेयर्स की क्लासेस का एक्सेस रहेगा। 10 कलर्ड प्रिंटेड बुकलेट्स होंगी जो जीएस के अलग अलग विषयों को कवर करेंगी। प्रीलिम्स और मेंस के 18 टेस्ट भी होंगे। जो पढ़ाया जाएगा उसकी पीडीएफ फाइल भी मिलेगी ताकि नोट्स बनाने में कोई दिक्कत ना हो। अपने आप में कंप्लीट पैकेज है, तो अभी एडमिशन लीजिए। एडमिशन लेने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाइए, वहां से एडमिशन सुनिश्चित कर सकते हैं किसी भी बैच में, या आप दृष्टि लर्निंग ऐप को भी डाउनलोड कर सकते हैं, इससे भी आपका एडमिशन सुनिश्चित हो जाएगा। जब आप एडमिशन लें तो एक कोड का इस्तेमाल कर लीजिएगा, कोड होगा मनीष। मनीष कोड का इस्तेमाल करने पर आपको इस फीस में मैक्सिमम डिस्काउंट मिलेगा। साथ ही इस फीस को आप ईएमआई पर भी जमा करा सकते हैं। किसी भी तरह का अगर आपको डाउट होगा तो 8750187501 पर कॉल कर लीजिएगा। ठीक है, अब हम जानने की कोशिश करते हैं कि चीन का जो परमाणु कार्यक्रम है उसमें हाल ही में तो विस्तार आया है, लेकिन यह विस्तार हमेशा नहीं था। अगर आप और ये भी देखेंगे कि ये जो सिचुआन प्रांत लगभग यहां स्थित है, इसकी अवस्थिति है, यहां पर रक्षा कार्यक्रम चीन के किस प्रकार से शिफ्ट हुए। आप ये जानते हैं कि आधुनिक जो चीन है, चीन में जो साम्यवादी क्रांति है वो 1949 में सफल हुई थी और ये वो दौर है जब शीत युद्ध की शुरुआत सोवियत संघ और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के बीच हो चुकी थी। तो चीन ने
सोवियत संघ से और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से अपने परमाणु ठिकानों या अपने रक्षा उद्योग की रक्षा करने के लिए क्या किया कि जो तटीय इलाके थे, रक्षा उद्योग को तटीय इलाकों से हटा करके अंदरूनी पर्वतीय इलाकों में शिफ्ट करना शुरू कर दिया, ताकि उसके ये जो कार्यक्रम है ये सोवियत संघ या यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के हमलों का शिकार ना हो। और उसी का नतीजा है कि ये यहां पर कई सुविधाएं एस्टेब्लिश की गई, इंजीनियरों को शिफ्ट किया गया, वैज्ञानिकों को शिफ्ट किया गया। लेकिन आप ये भी जानते हैं कि 1980 के दशक में जब चीन के संबंध न केवल सोवियत संघ से नॉर्मल होना शुरू हो गए, बल्कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से भी बेहतर होना शुरू हो गए, तब चीन ने अपने कई कार्यक्रमों को या तो बंद कर दिया या वो कम सक्रिय हो गए, कम एक्टिव हो गए। और उसके बाद यहां एक अनुसंधान, हथियार अनुसंधान केंद्र है जिसको हम मियानयांग के नाम से जानते हैं, बहुत से लोगों को, इंजीनियरों को, वैज्ञानिकों को यहां शिफ्ट कर दिया गया। लेकिन हाल ही में इस बात की सूचना प्राप्त होती है अलग अलग विश्लेषणों के माध्यम से, सैटेलाइट इमेजरी के माध्यम से, कि इस रणनीति में वर्ष 2019 में एक स्पष्ट परिवर्तन देखने को मिलता है, जब चीन अपने परमाणु संबंधित ठिकानों का विस्तार कर रहा है, उसका आधुनिकीकरण कर रहा है। और इसका आधुनिकीकरण करने में उसके दो ठिकाने विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। ये दो ठिकाने कौन से हैं? एक तो है जिटोंग वैली, जिटोंग वैली, और दूसरा कौन सा है? पिंगटोंग वैली। ये नाम याद रखिएगा, जिटोंग वैली और पिंगटोंग वैली। अगर आप यहां जिटोंग वैली में देखेंगे तो यहां बहुत सी सुदृढ़ संरचनाएं देखने को मिलेंगी आपको, बहुत से बंकर जैसी संरचनाएं देखने को मिलेगी, और इसके अलावा कई अन्य सुविधाएं भी देखने को मिलेगी, जैसे पाइपलाइन नेटवर्क का निर्माण भी देखने को मिलेगा। तो ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि कहीं ना कहीं चीन को अगर हाई विस्फोटक, जो उच्च विस्फोटक हैं, उनका परीक्षण करना हो तो वो जिटोंग वैली का इस्तेमाल कर सकता है। और यहां पर 10 बास्केटबॉल कोर्ट के बराबर एक आप कह सकते हैं कि प्रयोगशाला भी देखी गई है। इसके अलावा अगर हम पिंगटोंग वैली की बात करें तो यहां पर जो मुख्य संरचना है उससे ऊपर 360 फीट ऊंची, ठीक है, ऊंची संरचना, या आप कह सकते हैं कि एक चिमनी जैसी संरचना देखी गई है। और यह माना गया है कि यहां पर प्लूटोनियम जो पिट है, ये एक प्लूटोनियम पिट, जो कि न्यूक्लियर वॉरहेड का क्या होता है? न्यूक्लियर वॉरहेड का कोर होता है। तो उसकी संभावना को भी यहां जताया गया है कि उसके रूप में इसका इस्तेमाल हो सकता है। तो ये दो चीजें, दो स्थान इंपॉर्टेंट है, जिटोंग वैली और पिंगटोंग वैली। और इसी के आधार पर यह विश्लेषण सामने आया है कि ये विस्तार हो सकता है। हालांकि इस पर कुछ एहतियात बरतने की भी बात कही गई है। एक तो ये कि सैटेलाइट इमेजरी के माध्यम से हम ये नहीं पता लगा सकते कि हथियारों की संख्या क्या है, हथियारों की संख्या का अनुमान नहीं लग सकता। साथ ही सैटेलाइट इमेजरी के माध्यम से अगर हमें हमारे सामने नई संरचनाएं आती हैं, उन्नत संरचनाएं आती हैं, तो वो भी इस बात का प्रमाण नहीं हो सकता है कि वास्तव में न्यूक्लियर वॉरहेड्स की उत्पादन में वृद्धि ही हो रही है, क्योंकि वो सिक्योरिटी अपग्रेडेशन भी हो सकता है। इस बात की एहतियात बरतने की बात भी इस विश्लेषण के अंतर्गत कही गई है। अच्छा, ये भारत से बहुत नजदीक है, तो चीन इस तरह की सुविधाओं का निर्माण क्यों कर रहा है? आपको यह समझना की आवश्यकता है। एक तो यह माना जा रहा है कि चीन कहीं ना कहीं अगर ताइवान के साथ उसका किसी भी प्रकार का एक कन्वेंशनल युद्ध होता है, तो अमेरिका किसी भी तरह से उसे न्यूक्लियर ब्लैकमेल ना कर सके, उसे न्यूक्लियर हथियारों के आधार पर ब्लैकमेल ना कर सके, इसके लिए उसका जो न्यूक्लियर डेटरेंस है वो अमेरिका के लिए पर्याप्त होना चाहिए। अमेरिका के पास परमाणु हथियारों की संख्या चीन के मुकाबले बहुत ज्यादा है। इसलिए अमेरिका के खिलाफ एक न्यूक्लियर डेटरेंस को क्रिएट करने के लिए अगर किसी भी प्रकार का कन्वेंशनल वॉर होता है, और उस न्यूक्लियर डेटरेंस को क्रिएट करके कन्वेंशनल वॉर में अपने आत्मविश्वास को बढ़ाने के अंतर्गत चीन की इस रणनीति को देखा जा सकता है। सबसे बड़ा कारण तो यही माना जा रहा है। लेकिन अगर इस तरह की स्थितियां उत्पन्न हो रही हैं तो भारत को भी अपनी रणनीति में बदलाव करना पड़ेगा, क्योंकि आप जानते हैं कि जो ईस्टर्न सेक्टर है, अगर आप ईस्टर्न सेक्टर को देखेंगे, जिसमें सिक्किम का क्षेत्र भी शामिल है, अरुणाचल प्रदेश का क्षेत्र शामिल है, ये मध्यवर्ती सेक्टर है, और लद्दाख का जो है ये ईस्टर्न सेक्टर है, जहां पर आप देखें कि ये 2017 में यहाँ ट्रांजैक्शन जो है भूटान का, चीन का और भारत का, यहाँ 2017 में डोकलम विवाद हो चुका है। और आप जानते हैं कि 2020 में भी लद्दाख में विवाद हो चुका है। गलवान घाटी के बाद की स्थितियां आप जानते ही हैं। और ये स्थान जो है अरुणाचल प्रदेश से मात्र 800 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। तो भारत को किस तरह के बदलाव करने पड़ेंगे? सामान्यतः भारत जो अपनी रणनीति बनाता है, आप जानते हैं कि चीन ने सीमा के पास ही सिविलियन विलेजेस भी क्रिएट करने की कोशिश की है, जिनका ड्वेल यूज हो सकता है। रसद आपूर्ति में भी इनका
योगदान हो सकता है। साथ ही उसने यहाँ पर सड़क निर्माण बहुत तेजी से किया है और एयरफील्ड्स का निर्माण भी वो लगातार तेजी से करने में कामयाब हुआ है। भारत ने इसका मुकाबला करने के लिए अपनी रणनीति विकसित की है, लेकिन अब अगर सिचुआन प्रांत जो कि मात्र जो उसके परमाणु ठिकाने 800 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है, तो भारत को अपने रणनीतिक परिप्रेक्ष्य में उसके इन ठिकानों को भी शामिल करना पड़ेगा जो उसने आधुनिकीकरण और विस्तार की योजना बनाई है, भले ही वो संभावित तौर पर बनाई हो। तो भारत को अपनी रणनीति में जो अपनी दीर्घकालिक रक्षा रणनीति है उसमें चीन के इस परिप्रेक्ष्य को भी शामिल करना पड़ेगा, तभी भारत उसका मुकाबला सही तरह से कर सकता है। तो इस बात का यही इस खबर का महत्व भी है। चलिए अब इससे जुड़े हुए एक प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न क्या है? चीन का परमाणु शस्त्रागार विश्व में किस स्थान पर है? आपके सामने ऑप्शंस क्या हैं? आपके सामने ऑप्शंस हैं पहला, दूसरा, तीसरा या चौथा। इस प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर दीजिएगा। फिर से एक नए सेशन में आपसे मुलाकात होगी। धन्यवाद। अब एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।